नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। और उसमें से अगला सीरीज करेंगे आज। ये वाला देखिए, 17/1/2021 में हो चुका है ये एग्जाम बिहार दरोगा का, है ना। उसका जो था ये फॉरेस्ट रेंज का था, है ना। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। सेम टू सेम रहेगा, डिटेल में एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो आप आराम से सुनिए, एंजॉय करिए और कॉपी अपना साथ में लेकर बैठिएगा, लिखिएगा तो बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा आपको। बहुत सारी चीज़ें देंगे जो मज़ा आएगा आपको सुन के, ठीक ना। चलिए, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। देर नहीं करना है। देखिए, हाँ, वन दरोगा जिसको बोलते हैं, ये है फॉरेस्ट रेंज वाला। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके ठीक पहले हुआ था। तो सबसे पहले इसका हम आंसर कर देते हैं। इसका आंसर जो होगा वो होगा गांधी इरविन समझौता, जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था गांधी इरविन समझौता। उसके ठीक पहले हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। अब 2-3 गो आंदोलन है ना, कम से कम मुख्य रूप से 2 गो, जो बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। जो नया लड़का है उसको कंफ्यूज ज़्यादा करता है, हालांकि जो पुराना लड़का है जो दरोगा वगैरह तय करता है उसको तो उतना कंफ्यूज नहीं करता होगा। लेकिन देखो, एक है सविनय अवज्ञा आंदोलन और एक होता है असहयोग आंदोलन, ठीक ना। तो आज तो रहता है कि 20 में है, वो देखो 30 में है, तो कौन 20 में है कौन 30 में है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। देखो, जिसमें 2 नाम आएगा, 2 अक्षर आएगा, वो रहेगा 20 में, है ना। और इसमें 3 अक्षर आएगा वो रहेगा 30 में। जो नया नया लड़का है उसके लिए, बाकी तो आप नहीं रहता। बहुत सिंपल है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये सब, है ना। तो जैसे रहेगा असहयोग आंदोलन, तो इसमें 2 अक्षर है तो ये होता है 20 में हुआ था। और एक रहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें 3 अक्षर है तो ये होता है 30 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, ठीक ना। अच्छा, ये किसके क्वेश्चन था, किसके ठीक पहले हुआ था। पूना पैक्ट के पहले हुआ था, सॉरी, गांधी इरविन पैक्ट के पहले हुआ था, है ना। अब इसका थोड़ा सा बात करते हैं। तो इसके बारे में हमको बात ये करना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना, ये किए थे महात्मा गांधी स्पेशली, है ना। देखो, इसके बारे में कहा जाता है ये कि 12 मार्च से लेकर के 12 मार्च को ये शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को जाके बंद हो गया था। मतलब 12 मार्च से महात्मा गांधी अपने 78 को सदस्य के साथ मिलके 385 किलोमीटर दूर गए थे। कहाँ से? साबरमती से निकले थे और पश्चिमोत्तर सीमा में समुद्र की तरफ गए थे, जहाँ पे जिसको बोलते हैं दांडी। मतलब साबरमती से गए थे दांडी के पास, है ना। और नमक कानून को भंग किया था। नमक कानून क्या था? नमक कानून पर जो है ना ब्रिटिश सरकार का मोनोपोली था। इसका मतलब है कि नमक जो है सिर्फ ब्रिटिश सरकार बना सकती है, भारतीय लोग नहीं बना सकता था, है ना। तो इसी का विरोध किए थे, नमक कानून को भंग किए थे बोल सकते हैं, या तोड़ दिए थे बोल सकते हैं, ठीक ना। तो इसको याद रखेंगे। और जब तोड़े थे 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, उसी दिन से शुरू हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक ना। अब देखिए, सविनय अवज्ञा शुरू हो गया ना, तो लगभग डेटा दिया हुआ है कि पूरे उस वर्ष के दौरान, मतलब 1 साल में लगभग 90,000 व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक ना। लेकिन उतना तो हमको याद नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा। उसी समय जो उस आंदोलन में जो है महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यहाँ पे सवाल है, वो पूछा हुआ दरोगा में ही क्वेश्चन में, कि जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, तब उसके जगह पर नेतृत्व कौन किया था? तो उसके जगह पर नेतृत्व की थी ये सरोजिनी नायडू, जो महात्मा गांधी के बहुत खास थी, सरोजिनी नायडू। तो याद रखेंगे, है ना। उसी में से क्वेश्चन पूछता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पश्चिमोत्तर सीमा पर या पश्चिमी सीमा पर नेतृत्व कौन कर रहा था या किसने किया था? तो याद रखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है पश्चिमोत्तर सीमा पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, है ना। इसी तरह से एक सवाल पूछता है कि जिस तरह से पश्चिमोत्तर भारत में या गुजरात में या पश्चिम भारत में जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे महात्मा गांधी, उसी प्रकार से उसी समय दक्षिण भारत में भी इसी तरह का एक शुरू किया गया था आंदोलन, है ना। और उसमें जो है ना शुरू किए थे कौन? तो याद रखिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य शुरू किए थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य शुरू किए थे। और ये जो शुरू किए थे, जैसे महात्मा गांधी किए थे कहाँ तक? साबरमती से लेकर के दांडी तक यात्रा पैदल किए थे। उसी तरह से चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जो किए थे
त्रिचनापल्ली से वेदनराण्यम तक, त्रिचनापल्ली से वेदनराण्यम तक जो है ना यात्रा किए थे दक्षिण भारत में, है ना, तमिलनाडु में। तो ये बात याद रखेंगे वहां से, ये सब बात। अब देखो यहाँ से क्या क्या बात आगे बढ़ा हुआ है। यहाँ से एक क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है आपका, एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका पूना पैक्ट के बारे में, और एक ऑप्शन दिया हुआ है मैकडॉनल्ड समझौता के बारे में, है ना, एक दिया गांधी इरविन के समझौता के बारे में। हम तीनों के बारे में लगातार बोलते हैं क्योंकि तीनों का एक दूसरे से कनेक्शन है, ठीक ना। देखिए, जब असहयोग आंदोलन 30 में शुरू हो गया और नहीं संभल पा रहा था ना, उसी समय 30 में ही शुरू किया गया था वो गोलमेज सम्मेलन। आपको उससे पहले पता होगा कि 1928 ईस्वी में आया था साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट लेके आ गया ब्रिटिश संसद में और वहां पे सरकार को पेश किया था, है ना। तो पेश किया तो उसमें बताया गया, उसका साइमन कमीशन का विचार था कि दलित लोग जो है ना, जिस प्रकार से मुस्लिम को अलग निर्वाचन का क्षेत्र दे दिया गया था ना, उसी प्रकार से दलित लोगों का भी अलग निर्वाचन का क्षेत्र दे दिया जाए, है ना। तो इसका घोषणा किया था। उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे, रैमजे मैकडोनाल्ड, है ना। तो मैकडोनाल्ड जो है ना घोषणा कर दिया कि दलित लोगों को जो है, भारत में दलित लोगों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा। उसी घोषणा पत्र को बोलते हैं सांप्रदायिक पंचाट। अध्यक्ष जी उसको बोलते हैं क्या, सांप्रदायिक पंचाट। घोषणा कौन किए थे, मैकडोनाल्ड, है ना। उसी को मैकडोनाल्ड समझौता भी कहते हैं, ठीक ना। और इसी के विरोध में जो है महात्मा गांधी जो है जाके किसके अथी जो उसी समय बंद थे कहाँ पे, पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में बंद थे महात्मा गांधी। और जब उनको पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ नियम लाया गया है, तो महात्मा गांधी वहीं पे आंदोलन कर दिए थे, आमरण अनशन बोले थे क्या कि जब तक ये खत्म नहीं होगा हम ना खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे, है ना। जब धीरे धीरे हालत बिगड़ने लगा तो अम्बेडकर को टेंशन हो गया कि इसमें तो मर ही जाएगा महात्मा गांधी, है ना। और महात्मा गांधी को उसमें बहुत सारे सपोर्टर थे। तब अंबेडकर जाके पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में जाके उनसे समझौता किए थे। उसी को बोलते हैं पूना पैक्ट, जो हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच। तो इसको याद रखेंगे, है ना। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को हुआ था, है ना। और गांधी इरविन पैक्ट बोलेगा तो क्या हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ था, गांधी इरविन जो पैक्ट था, गांधी इरविन समझौता बोलते हैं इसको, दिल्ली पैक्ट भी इसको कहते हैं। ये हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को, गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। इसमें कहा गया था ना, इसमें गांधी जी का कुछ मांग था, कुछ शर्त था। मांग ये था कि आंदोलन के दौरान जिस भी निर्दोष लोगों को अब बंदी बना लिया गया है ना, उसको पहले रिहा किया जाए, पहला शर्त था। दूसरा शर्त था कि जो अध्यादेश जारी किया गया था उसको वापस लिया जाए, 2 अध्याय। तीसरा मांग ये था कि जितने भी विद्रोही था उसका जो है ना सरकार, ब्रिटिश सरकार जो है ना संपत्ति जब्त कर लेता था, जैसे अभी कर लेता है कहाँ पे, कहीं पे जैसे ज़्यादातर फेमस यूपी में है ना, कि संपत्ति जब्त कर लेगा। उसी प्रकार से विद्रोही जो साबित हो जाता था उसका संपत्ति ले लेता था सरकार, ब्रिटिश सरकार, है ना। तो गांधी जी का एक मांग ये भी था कि ब्रिटिश जो संपत्ति जब्त कर लिया है संपत्ति को भी छोड़ा जाए, है ना, दे दिया जाए, जिसका पास वापस कर दिया जाए। और एक शर्त और था कि नमक पर जिसका मोनोपोली था, ब्रिटिश सरकार का मोनोपोली को खत्म किया जाए, मतलब भारतीय लोग भी नमक बना सकते हैं। तो इस तरह से मुख्य प्रकार से 4 शर्त था, चार शर्त था, है ना, गांधी जी का। और उसको माना था इरविन सरकार, है ना। तो आप रखिएगा, पहले फिर से रिपीट कर जल्दी जल्दी से क्या क्या था। 4 शर्त में से पहला था कि विद्रोहियों को जेल से रिहा करो। दूसरा था विद्रोही के संपत्ति जो जब्त कर लिया है उसको छोड़ दो, है ना। तीसरा था अध्यादेश को वापस लो। चौथा था नमक कानून को भंग किया जाए, है ना। तो 4 गो सदा रखे थे। ये बात कब था 1931 के। और इसी समय जो है ना देखो 1930 में शुरू हो गया था असहयोग आंदोलन, सॉरी सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। तो 1931 ईस्वी में जो इस सब को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, कराची में एगो आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और उस अधिवेशन में टारगेट रहता है ये ना कि हमको कुछ अधिकार चाहिए, भारतीय लोगों को कुछ अधिकार चाहिए होता है। तो अधिकार के लिए लड़ाई करना, और इकोनॉमिक के बारे में, मतलब कि कुछ अधिकार, जैसे कोई इंडस्ट्री लग रहा है, कोई उद्योग लग रहा है, तो उसमें भारतीयों का अधिकार होना चाहिए, है ना, उसका कुछ अधिकार होना चाहिए, है ना। तो इस तरह की बातें कही गई थी, जिसको बोलते हैं आर्थिक नीति। तो दो बात याद रखिएगा। कराची अधिवेशन 1931 में जिसका अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसमें 2 को घोषणा किया गया था। एक तो था क्या,
अधिकार की मांग रखना, और दूसरा था आर्थिक नीति से संबंधित बातें करना, है ना। और यही दोनों मांग को लेकर के महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो लंदन में हुआ था गए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से, मतलब कांग्रेस की ओर से गए थे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है ना, एगो 30 में, एगो 31 में, एगो 32 में, है ना। और तीनों में भाग लिए थे कौन, तो अम्बेडकर भाग लिए थे, और मात्र एक को भाग लिए थे कौन, महात्मा गांधी, कांग्रेस की ओर से, बोल सकते हैं कांग्रेस एक को भाग लिया था दूसरा वाला में, जो 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक हुआ था। ध्यान रखिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब मांग रखे थे ना गांधी, तो ये फेल कर गया था, सफल हो गया था, नहीं हो पाया था। और जब महात्मा गांधी तुरंत आया लौट के, तो 28 सितंबर को फिर से शुरू हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर से शुरू हो गया, है ना। तो यहाँ सवाल एक बनता है और कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से कब बंद हुआ था, 1934 में पूर्ण रूप से बंद हो गया था, है ना। तो ऐसे ऐसे बातें हुआ था इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे। परोपकारिणी सभा के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। परोपकारिणी सभा के संस्थापक हो जाएगा कौन, दयानंद सरस्वती, है ना। देखो दयानंद सरस्वती सर बहुत सारा काम किए हैं, दयानंद सरस्वती के बारे में बहुत सारा बात करना है हमको, है ना। तो ये शुरू करते हैं। दयानंद सरस्वती परोपकारिणी सभा के संस्थापक हो गए, है ना। एक जो सबसे फेमस है आर्य समाज, 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना किए थे, यही दयानंद सरस्वती। याद रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। आर्य समाज 1875 बंबई शहर में, है ना। एक तो यही हो गया परोपकारिणी सभा। एक और था गौरक्षिणी सभा। गौरक्षिणी सभा की स्थापना भी किए थे 1882 ईस्वी में, है ना। और गौरक्षा आंदोलन चलाए थे ये, ठीक ना। तो याद रखिएगा, है ना। एक चलाए थे शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन भी यही चलाए थे, है ना। यही दिए थे नारा, वेदों की ओर लौटो, है ना। वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिए थे, यही दिए थे। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है ना, वेदों की ओर लौटो। और इसे थोड़ा बात करते हैं आगे हम, है ना। तो देखिए दयानंद सरस्वती जो है ना, बहुत सारा बुक लिखे हैं। दयानंद सरस्वती बहुत सारा बुक लिखे हैं, बहुत बड़ी फेमस बुक है, बार बार पूछते रहता है। आज रखेंगे सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जो बुक है वो इन्हीं का लिखा हुआ है। एगो है पाखंड खंडिनी पताका। पाखंड खंडिनी पताका भी इन्हीं का बुक है। आज रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ सवाल बनता है सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा था। ये संस्कृत में लिखा था। सत्यार्थ प्रकाश संस्कृत में लिखा हुआ था। तो कौन कौन हो गया, सत्यार्थ प्रकाश हो गया, पाखंड खंडनी पताका हो गया, एक रहेगा वेद भाष्य। वेद भाष्य भी इन्हीं का बुक है। एक रहेगा अद्वैतवाद मत का खंडन। अद्वैतवाद मत का खंडन इनका भी बुक है, एक बुक है। एक रहेगा वल्लभाचार्य मत का खंडन। वल्लभाचार्य मत का खंडन, तो ये बुक भी इन्होंने ही लिखा है। तो ये सब बात आप याद रखेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में, है ना। दयानंद सरस्वती के बारे में कम से कम ये सब बातें आपको याद रखना है, ठीक ना। एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका कौन दिया हुआ है, एक ऑप्शन, बढ़िया क्वेश्चन, हाँ, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत बढ़िया बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जो आगे क्वेश्चन ना, इसका नाम आएगा कि इसका मूल नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद का नाम, मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त इनका पूरा नाम था। तो सवाल बनता है कि जब मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, तो अभी कैसे हम पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद नाम दिया था इसको महाराजा खेतड़ी। खेतड़ी के महाराजा थे, उन्होंने इसका नाम रखा था विवेकानंद, है ना। विवेकानंद के बारे में सबसे फेमस क्वेश्चन ये बनता है कि 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में हो रहा था विश्व सर्वधर्म सम्मेलन, है ना। तो उसमें भारत की ओर से गए थे, है ना। तो याद रखेंगे 1893 में विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। 1893 में स्वामी विवेकानंद। और विवेकानंद का बहुत फेमस एगो अथी है, कृति है ना, स्वामी विवेकानंद का, जिसको बोलते हैं आप उसका नाम था, हाँ, प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारती। प्रबुद्ध भारती इसका समाचार पत्र था जो बहुत फेमस था, है ना। प्रबुद्ध भारती इंग्लिश में था। और एगो इसी का था उद्घोषणा, है ना। उद्घोषणा भी इन्हीं का बुक था। एक रहेगा कर्म योग, है ना। एक रहेगा राजयोग, इन्हीं का सब बुक के नाम है। कर्म योग, राजयोग हो गया, ये सब का बुक का नाम है, ठीक ना। यहाँ से एक क्वेश्चन आप रखेंगे आप, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद को एगो बात बोले हैं आधुनिक भारत के सॉरी क्या बोले हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ये बोले थे धार्मिक जनक बोला था इनको, विवेकानंद को। तो बात ये सब रखना है आपको अच्छे से, है ना। अच्छा, 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे।
ये भी याद रखना है। तो ये सब बातें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 में है, तीसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि किस हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। मतलब कि जुता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है ना। जुता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो याद रखेंगे जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है कहाँ से, ये मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा से मिला है जुते हुए खेत का प्रमाण, है ना। अब देखिए कालीबंगा से क्या क्या चीज मिला है प्रमाण, थोड़ा सा बताएंगे हम, लेकिन ट्रिक से याद रखिएगा, हमेशा याद रहेगा, लेकिन बार बार ऐसा करिए भूल जाइए, क्योंकि बहुत सारा स्थल है, बहुत सारी चीज़ मिला है ना। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ से क्या मिला है, तो इसको ट्रिक से याद रखेंगे कहाँ से मिला है। देखिए कालीबंगा में रखना है ना, कालीबंगा में एक ट्रिक रख दीजिएगा सब काम हो जाएगा। इसमें रखना है, देखो इसमें रखना है भूल जा चूड़ी। जो दोस्त शादी करने का उम्र हो गया, शादी नहीं हो तो उसको क्या बोलना है, भूल जा चूड़ी सजा अग्निकुंड। भूल जा चूड़ी और सजा अग्निकुंड, है ना। याद रखेंगे ये कहाँ के था, कालीबंगन के। कालीबंगा से ये सब चीजें मिला है। अब क्या क्या इसका मतलब है इसको भी समझना है। रखना क्या, भूल जा चूड़ी सजा अग्निकुंड। जो दोस्त है उसको बोलिएगा एक बार, भूल जा चूड़ी, तुम्हारा शादी ब्याह नहीं होगा, सजा अग्निकुंड, अग्निकुंड में आत्मदाह कर लो। तो इसको बोलना है ना, भूल जा चूड़ी सजा अग्निकुंड। देखो क्या क्या है, भू से होगा भूकंप, भूकंप के साक्ष्य मिला था कालीबंगा से, पहला क्वेश्चन, है ना। लास्ट हो जाएगा लकड़ी के नाली का साक्ष्य कहां से मिला है, तो ये मिला है कहां से, कालीबंगन से, है ना। और जा से यही क्वेश्चन जो खेत था, जोता हुआ खेत का साक्ष्य कहां से मिला है, तो कालीबंगन से। चूड़ी का साक्ष्य कहां से मिला है, चूड़ी महिलाएं पहनती थी उस समय, है ना, हड़प्पा सभ्यता में। तो चूड़ी का साक्ष्य कहां से मिला है, कालीबंगन से, है ना। और सजा हुआ ईंट का भी साक्ष्य कहां से मिला है, तो कालीबंगन से। ध्यान रखना, सजा हुआ ईंट रहेगा तो कालीबंगन से, एक वक्राकार ईंट रहेगा तो होता है चनहुदड़ो से, अलग अलग है ना। सजा हुआ ईंट रहेगा तो कहां से, कालीबंगन से। और अग्नि कुंड का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। इसी में एक और रखना, ऐसे ही कुआं का साक्ष्य भी यहीं से मिला है, कहां से, कालीबंगन से। तो इतने सारी चीजों का साक्ष्य मिला है यहाँ से, है ना। तो ऐसे जनरली याद करिएगा तो याद रह नहीं पाएगा, याद करेंगे भी तो थोड़ा कुछ समय में भूल जाएंगे, लेकिन ट्रिक याद रहेगा ना तो कभी नहीं भूल पाइएगा। अच्छा ट्रिक भी तो ऐसा चढ़ा नहीं है कि याद नहीं रह पाएगा। भूल जा चूड़ी सजा अग्निकुंड, भूल जा बिया अग्निकुंड में कूद जाए, मतलब कि भूल जा चूड़ी सजा अग्निकुंड, भूकंप, लकड़ी के नाली, जोतल खेत, चूड़ी, सजा हुआ ईंट, अग्निकुंड और कुआं। इस तरह के साक्ष्य मिला था कहाँ से, तो कहाँ से, कालीबंगा से। इसी में एक और बताते हैं, हालांकि ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमको बताने का मन है तो बताइए करेंगे, आप सुनिए सही नहीं। देखो इसी में एक होता है चन्हुदड़ो, इसी बहुत फेमस चीज का खोज हुआ साक्ष्य मिला है, जो हमेशा पूछता रहता है एग्जाम में, है ना। चन्हुदड़ो से भी बहुत फेमस चीजों का खोज हुआ है, जो हमेशा पूछते रहता है ना। चन्हुदड़ो का रखना है ना, बीकू का वक्र मन ब्यूटी में, बहुत मुश्किल तो नहीं है। बीकू कोई नाम होगा, विक्रम कुछ टाइप का, तो बीकू का मन ब्यूटी में, है ना, वक्र मन ब्यूटी में आधन है ऐसे, बीकू का वक्र मन ब्यूटी में, बस इतने तो रखना है, कुछ करना नहीं है। बीकू का वक्र मन ब्यूटी में, बीकू का मन जो है ना वक्र हो गया, थोड़ा इधर उधर हो गया है उथल पुथल, और उसका मन कहाँ पे लगता है, ब्यूटी में लाता है। तो रखना है बीकू का वक्र मन ब्यूटी में, ये कहाँ से मिला है, चन्हुदड़ो से। अब क्या क्या इसका मतलब है, देखो बी से रखना बिल्ली और कु से रखना कुत्ता, मतलब कि कुत्ता जो है ना बिल्ली का पीछा करते हुए का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कहाँ से मिलेगा, चन्हुदड़ो से। कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए रास्ता सच कहाँ से मिला है, तो चन्हुदड़ो से, है ना, याद रखेंगे। कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए कहाँ से मिला है, तो चन्हुदड़ो से, है ना। ये रहेगा वक्र, है ना। तो अभी बोले थे वक्राकार ईंट का भी साक्ष्य कहाँ से मिला है, चन्हुदड़ो से। मन सब जगह मनक्का के कारखाना, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, मनक्का कारखाना कहाँ से मिला है, चन्हुदड़ो से। और ब्यूटी से लिखे हैं, जो ब्यूटी
ब्यूटी प्रसाधन मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल बनने के लिए लड़कियां लोग क्या क्या लगाती क्या क्या करती है, उसका ब्यूटी प्रसाधन बोलते हैं। उसका विकास कहाँ से मिला है, चंद्रमंडलों से मिला है। इसमें क्या क्या आएगा, जैसे आएगा पाउडर आएगा, कंघी आएगा, है ना, पाउडर हो गया, कंघी हो गया, लिपस्टिक हो गया, लिपस्टिक कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो चंद्रमंडलों से, है ना। और एक और ना कांस होता है, कांसा के गाड़ी, है ना, कांसा के गाड़ी, इसका भी साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो चंद्रमंडलों से ही मिला है। तो ऐसा रखेंगे ना तो बहुत इजीली और बहुत लंबे समय तक याद रहेगा आपको। बीकू का वक्रमण ब्यूटी में, बीकू का वक्रमण ब्यूटी में, बिल्ली को तपस्या करना, कांसा की गाड़ी, बकराकार ईंट, मना का कारखाना और ब्यूटी प्रसाधन, ठीक ना। तो कम से कम ऐसे करके कुछ बातें आप याद रखिएगा तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बाकी सब तो आपको रट्टा रट्टा मारना ही है, बाकी कोई उपाय तो नहीं है। लेकिन जो लंबा है, बहुत सारी चीजें जिसमें बहुत सारी चीज को खोज हुआ है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है याद रखना, है ना। इसलिए एक और है लोथल। लोथल का भी ट्रिक बड़ा मजेदार है, हालांकि हम सबका ट्रिक बनाए हुए हैं, सबका हम ट्रिक खुद से बनाए हैं, कोई बनाया नहीं है, तो आप बहुत पहले से पढ़ा रहे थे तो इसे बना हुआ है हमको, है ना। लोथल का भी ट्रिक है ना। तो देखिए इसमें रखना है ना लोथल में कि आगे 3 लोचा है, आगे 3 लोचा है, कुछ नहीं है, बहुत छोटा छोटा सा है, आगे 3 लोचा है, बस इतना रखना है। किसका हो जाएगा ये, लोथल का, लोथल से लोचा रखिएगा, है ना। अब इसमें क्या क्या होगा, आगे से हो जाएगा अग्नि वेदिका, है ना, अग्नि से क्या आगे से क्या जाएगा, अग्नि वेदिका, है ना। अग्नि वेदिका का साक्ष्य कहां से मिला है, लोथल से मिला है। 3 से हो जाएगा 3 समाधि, मरता है जो समाधि लेता है ना, तो 3 लोगों का एक साथ समाधि, जो 3 लोगों के एक साथ जो समाधि का साक्ष्य मिला है वही से मिला है लोथल से, है ना। और लोचा से देखना चालाक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी का भी साक्ष्य कहां से मिला है, तो यहीं से मिला है। और चा से देखना है वो चावल, है ना, चावल का साक्ष्य भी कहां से मिला है, यहीं से। तो क्या हो गया, अग्निवेदिका, 3 समाधि एक साथ, चालाक लोमड़ी और चावल, ये सब साक्ष्य कहां से मिला है, लोथल से। और है से याद रखना हाथी के दांत, हाथी के दांत का भी साक्ष्य कहां से मिला है, तो लोथल से मिला है। एक अगर और याद रख सकते हैं रखिएगा, मृत घोड़ा, मृत घोड़ा का भी साक्ष्य यहीं से मिला है, लोथल से। तो ऐसे ऐसे ट्रिक रख के करके आप याद रख सकते हैं बहुत सारा क्वेश्चन और बहुत आसानी से। तो ऐसे रखना है ना, ऐसे ही आप रखेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा जिंदगी। चलिए बहुत हो गया इसमें, हालांकि सब तो ऑप्शन में भी नहीं था। हालांकि देखो मेरे पास सब ट्रिक है, मोहनजोदड़ो का भी है, हड़प्पा का भी है ना, सब का है, लेकिन कम से कम याद रखिए, अगली बार जब आएगा तो उसको भी कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैस का नाम क्या है। देखिए ओजोन परत जो है ना उसको प्रभावित करता है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। देखो इसमें तो बताते हैं आपको लॉजिक क्या है, तो बात पे करते हैं, आप लॉजिक समझिएगा तब ना मजा आएगा, याद रहेगा जी। क्लोरीन गैस जो है ना, चलिए कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसके कारण थोड़ा सा रुकना पड़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहे थे कि ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैस का नाम क्या है। ओजोन परत को प्रभावित कौन सा गैस करता है, ये करना है ना। देखो ओजोन परत जो होता है ना उसका सूत्र होता है O3, O3। ओजोन परत के बारे में रखिएगा कि ओजोन परत जो है ना, मतलब कि O3 हमेशा अपने आप बनते रहता है और अपने आप खत्म होता रहता है, मतलब नष्ट होता रहता है। अब वो कैसे होता है, इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया या प्रतिक्रिया जिसको बोलते हैं हमेशा होता रहता है। देखिए कैसे होता है, जैसे ओजोन है, इसको क्या बोलते हैं आप, O3 बोलते हैं, ओजोन है ये, है ना। ओजोन जो है ना ऑक्सीजन की जिसको बोलते, देखो एक दो चीज होता है, ये एक होता है, कभी देखते होंगे आप लिख लो O2, कभी देखते होंगे सिर्फ O। इस दोनों में क्या अंतर है, O जो है ना ऑक्सीजन का एक परमाणु है ये, और ये ऑक्सीजन का एक अणु है ये O2। तो O2 हो गया ऑक्सीजन का अणु और ये हो गया ऑक्सीजन का परमाणु, है ना। तो ऑक्सीजन के अणु और परमाणु जब प्रतिक्रिया करता है आपस में तब बनता है O3, जिसको बोलते हैं ओजोन। तो इस तरह से वातावरण में अपने आप बनते रहता है ये, है ना। तो ये बन गया ओजोन O3। अब यही O3 जो है ना प्रतिक्रिया करता है क्लोरीन गैस से,
क्लोरीन से जब प्रतिक्रिया करता है ना O3 मतलब ओजोन, तब ये बनाता है ClO मतलब क्लोरीन ऑक्साइड और बनाता है ऑक्सीजन के एक अणु। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, ओजोन जो है टूट गया है क्लोरीन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में, जैसे टूट गया, ये टूट जाता है अपने आप, तो वातावरण में जितना भी वायुमंडल में जितना भी क्लोरीन गैस होगा तो क्या करेगा, ओजोन को वो तोड़ेगा, है ना। तो जिस जिस भी स्रोत से क्लोरीन गैस निकलता है वो क्या करेगा, ओजोन को तोड़ेगा। मतलब क्लोरीन गैस की मात्रा जितनी बढ़ेगी ओजोन का परत उतना ही घट जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये तोड़ता है इसको प्रतिक्रिया करके। तो याद रखेंगे। आप देखिए इसमें ऑप्शन में जो है क्लोरीन जिससे संबंधित है तो वो क्या करेगा, इसका प्रभावित करेगा। जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करेगा, इसको खत्म नष्ट करेगा, प्रभावित करेगा। तो यही हो जाएगा आंसर 1 नंबर। एक देखो ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब जितना भी गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस भी 4-5 को होता है, उसको भी आपको याद रखना है अच्छे से। ग्रीन हाउस गैस में से सबसे अधिक योगदान होता है ना, वो होता है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का, लगभग 60% योगदान होता है ग्रीन हाउस गैस इसका, है ना। ग्रीन हाउस गैस उस गैस को कहते हैं जो हमारे वातावरण का टेम्परेचर जो है ना गर्म रखता है। मतलब कि जैसे मान लो ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है ना, पृथ्वी का ये क्या है, वायुमंडल है, यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं और यहाँ से सूर्य प्रकाश आ रहा है, तो सूर्य प्रकाश आ तो गया सही, सूर्य प्रकाश सूर्य से जो बोलते हैं हीट जो है पृथ्वी पर आ तो गया सही, लेकिन यहाँ से लौट नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे CO2 है, यहाँ पे CFCl है, यहाँ पे N2O है, यहाँ पे मीथेन है ना। तो ये सब गैस जो है ना प्रकाश को मतलब कि हीट को लौट नहीं देता है, इसलिए हमारा पृथ्वी जो है गर्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, इसी को ब्रॉड क्षेत्र में बोलते हैं, है ना। इसको बोलते हैं क्या, हाँ वैश्विक उष्णता बोलते हैं, है ना। तो आज रखिएगा CO2 हो गया, है ना, कब लिखे थे, CO2 हो गया, N2O हो गया, CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, है ना। एक और होता है कौन, NH4, सॉरी NH4 नहीं, CH4, ये अमोनिया हो गया। ये सब का सब गैस जो है ना इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। तो याद रखेंगे अच्छे से, अगर इसमें सवाल पूछा थोड़ा टेढ़ा तो ये पूछेगा सबसे अधिक कौन है ग्रीन हाउस गैस प्रभावित करता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे कम कौन करता है तो N2O। CO2 करता है 60%, N2O करता है 6%। तो इस तरह से आपको याद रखना है यहाँ से इस सब के बारे में, है ना। तो ये हो गया था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि तापमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं है। तापमान की इकाई नहीं है पूछ रहा है, तो तापमान की इकाई नहीं हो कौन, कैंडेला बोलता है ज्योति तीव्रता की इकाई होता है कैंडेला। बाकी सब तो दिया हुआ है केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये सब तो सभी होता है। देखो तापमान को मूलतः 4 यूनिट में मापते हैं, है ना। एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट और एक होता है केल्विन, और एक और होता है रोमर पैमाना। रोमर पैमाना का इंडिया में यूज नहीं होता है, इसलिए हम उसका प्रयोग जल्दी नहीं करते, कभी देखते नहीं है, लेकिन उसका भी प्रयोग होता है। ब्रिटेन में प्रयोग होता है इसका रोमर पैमाने का, है ना। अब यहाँ से सवाल आपको याद रखना है ना, कोई डाटा दे दिया आपको, जैसे मान लीजिए डिग्री सेल्सियस में दे दिया, उसको बोलेगा कि चेंज करिए फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट में दे दिया, बोलेगा चेंज करने के लिए केल्विन में, तो उसको चेंज करने के लिए जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को आपको याद रखना है ना। ये फॉर्मूला हमेशा रखना है, हमेशा पूछता रहता है कि कौन कौन से किस में डाटा दिया तो किस में चेंज करना है। जैसे देखिए एक फॉर्मूला होता है ये, जैसे C-0/100 बराबर में लिखना है F-32/180 बराबर लिखना है K-273/100, है ना। एक और होता है बराबर बोल सकते हैं, है ना, R-0/80। तो ये जो होता है ना मूलतः इतना याद रखिएगा, ये जो होता है ये होता है आपका टेम्परेचर को मापने का इकाई। अच्छा इसको बोल सकते हैं कि बदलने का फॉर्मूला। अगर केल्विन में दिया हुआ रहेगा निकालना होगा फ़ारेनहाइट में, तो इस दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ रहेगा निकालना होगा डिग्री सेल्सियस में, तो इसको निकाल देंगे। अगर सेल्सियस में दिया हुआ रहेगा निकालना रहेगा केल्विन में, तो इसको ढक के ये बराबर ये कर देना है, निकल जाएगा। तो इस तरह से किसी भी इकाई में दिया हुआ रहेगा तो निकाल सकते हैं आप इस तरह से, है ना। तो ये बन जाएगा इस तरह से। एक क्वेश्चन दिया हुआ है मार्स, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है मार्स गैस निम्न में से कौन है, मार्स गैस को पहचानना है।
तो मास गैस बोलते हैं मीथेन को, CH4 जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बाकी है रेडॉन, हीलियम, इथेन, सब नहीं है मास गैस, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित। ग्रेमी अवार्ड जो दिया जाता है वो दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में देते हैं ग्रेमी अवार्ड, है ना। और अगर बात करें 2024 के लास्ट दिसंबर के बाद, तो 2024 का ग्रेमी अवार्ड जो मिला है शक्ति को, याद रखिएगा। 24 का ग्रेमी अवार्ड किसको मिला है, शक्ति को। और ये शक्ति क्या है, शक्ति जो है ना संगीत का एक श्रृंखला है, संगीत है ये, है ना, बोल सकते हैं संगीत या संगीत का श्रृंखला। और इसको बनाया है भारतीय लोग में शंकर महादेवन का नाम सुने होंगे कभी आप। तो शंकर महादेवन और प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन, है ना, ये दोनों का कंपोजिशन है ये शक्ति, है ना, इसी को मिला है ग्रैमी अवार्ड। तो अच्छे था रखना। अच्छा ये इसलिए इम्पोर्टेंट और हो जाता है क्योंकि जाकिर हुसैन जो है तबला वादक, उनका देहांत हो गया है दिसंबर में ही। तो अच्छा था रखिएगा इसको, है ना। अच्छा पता है यहीं से जाकिर हुसैन के पिताजी का नाम था अल्लाह रखा, वो भी बहुत प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं। सवाल इसी में पूछ जाता है कि तबला वादक कौन है, तो ऑप्शन रहेगा तो अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन सब रहेगा, तो याद रखिएगा, है ना। तबला वादक हो गया कौन, जाकिर अल्लाह रखा के पुत्र जाकिर हुसैन, है ना। ये सब सवाल बहुत बार बनता रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए 57 में जो है ना, 57 में गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड कैनिंग था। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में, अगर हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में, तो कैनिंग के बारे में बहुत सारा बात करना है और जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए लॉर्ड कैनिंग जो है ना, ऐसा कहा क्या जाता है, लिखा हुआ है कि लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। क्योंकि 1857 क्रांति के बाद जो है ना, भारत के गवर्नर जनरल पद का नाम बदल दिया गया, उसका पद कर दिया गया भारत का वायसराय, है ना। इस दोनों में अंतर ये है, गवर्नर जनरल जो था ना वो कंपनी द्वारा नियुक्त किया जाता था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, उसको नियुक्त करती थी गवर्नर जनरल को, है ना। और यही गवर्नर जनरल को अब इसका नाम हो गया क्या, वायसराय। वायसराय सीधे सीधे नियुक्त करता था ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश राजा नियुक्त करता था किसको, वायसराय को। तो यही यहाँ सवाल बनता है ये कि किस अधिनियम या किस युद्ध के बाद या किस घटना के बाद जो है ब्रिटिश सरकार या भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूर्ण रूप से ब्रिटिश के अधीन हो गई, या भारतीय लोग जो है किस अधिनियम के तहत या किस घटना के बाद पूर्ण रूप से ब्रिटिश के अधीन हो गया। तो इसे 1857 घटना के बाद। क्यों, क्योंकि वायसराय अपने डायरेक्ट नियुक्त करता था कौन, ब्रिटेन का राजा, तो सीधे उसके अधीन हो गया था। ज़्यादा कीजिएगा 57 के बाद ही वायसराय हो गया, पहले ये था, है ना। हाँ जनरल था, गवर्नर जनरल था। अच्छा इसका थोड़ा बात करते हैं। तो ये जो है लॉर्ड कैनिंग, इसका शासनकाल जो है 1856 से 1861 तक रहा है। 1856 से 1861 तक इसका कार्यकाल रहा है। और इसके कार्यकाल में बहुत सारा बढ़िया बढ़िया घटना हुआ है जो आपको पूछता रहता है। सबसे पहला घटना हुआ था 1856 में ही घटना हुआ था, वो लाया गया था विधवा पुनर्विवाह एक्ट। विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया था। भारत के बहुत मशहूर आदमी थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनके सहयोग से लाया गया था। तो ये दोनों बात रखना है, किसके कार्यकाल में आया था, कौन भारतीय सहयोग किए थे और कब लाया गया था, है ना। विधवा पुनर्विवाह एक घटना इसे कार्यकाल में और हुआ है, वो ये हुआ है कि 1856 एक्ट के तहत, 1856 ईस्वी में ही 1856 एक्ट के तहत इंडियन हाई कोर्ट एक्ट लाया गया था। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, और इसी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत 1861 ईस्वी में भारत में पहली बार भारत में 3 गो हाई कोर्ट बना था। एक बना था बम्बई में, मद्रास में और एक कोलकाता में। तो तीनों आ रखे 1856 में ही, ठीक है। 57 में घटना हो ही गया था, भारत के पहला स्वतंत्रता आंदोलन, है ना। और 1861 ईस्वी में पहली बार लाया गया था ये पोर्टफोलियो अधिनियम, है ना, पोर्टफोलियो एक्ट। तो ये सब बात रखना है यहाँ से, ठीक ना, कैनिंग के कार्यकाल से। एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका, कहाँ है, हाँ वेलिंगटन।
ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन। वेलिंगटन भी वायसराय ही था और ये रहा था 1931 से लेकर के 1936 तक, 1931 से लेकर के 1936 तक रहा था ये वायसराय भारत के, है ना। और 31 से 36 तक में बहुत बढ़िया बढ़िया घटना हुआ है जो आपको जानना है। सबसे भयंकर जो घटना हुआ है 1931 से 36 के बीच 1935 में जो भारत शासन अधिनियम लाया गया था 1935 ईस्वी में, है ना। 1934 में बिहार में, भारत में नहीं पूरा बिल्कुल बिहार में बहुत भयंकर भूकंप आया था, तो 14 रखिएगा, है ना। इसके अलावा 1932 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय था रैमजे मैकडोनाल्ड। तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो है ना सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार पूछते रहता है ना। 32 में वेलिंगटन के कार्यकाल में किया गया था सांप्रदायिक पंचायत। और ये क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था कि उस समय जो है ना दो क्षेत्र में काम चल रहा था। एक महात्मा गांधी अपने तरह से आंदोलन कर रहे थे और एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है अपने तरह से आंदोलन कर रहे थे। तो अंबेडकर जो है ना दलितों को न्याय दिलाने के लिए अलग से, जिस तरह से मुस्लिम को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था ना, उसी तरह से दलित के लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे, है ना। और उसी को स्वीकार करके लाया गया था सांप्रदायिक पंचायत 1932 ईस्वी में। और यही सांप्रदायिक पंचायत में कहा गया था कि दलित लोगों को जो है अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा। इसको घोषणा किया गया था उसी में सांप्रदायिक पंचायत में। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी को पता चला कि अलग दलितों को अलग कर दिया गया है, अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया है, तो महात्मा गांधी उस समय जेल में बंद थे, है ना। पुणे के यरवदा जेल में बंद थे, पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में बंद थे। और वहीं पे आमरण अनशन की घोषणा कर दिए थे कि जब तक इसको खारिज नहीं किया जाएगा, मतलब इसको खत्म नहीं किया जाएगा सांप्रदायिक पंचायत को, तब तक हम भूखे रहेंगे, ना खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे। और जब उनका हालत बिगड़ने लग गया तब अंबेडकर साहब जो है उनसे गए मिलने के लिए वही सेंट्रल जेल में। और वहाँ पे उन दोनों के समझौता हुआ है 24 सितंबर 1932 ईस्वी को समझौता हुआ था। उसी को बोलते हैं पूना पैक्ट, दिल्ली पैक्ट भी उसी को उसको बोलते हैं, है ना। तो इसको सॉरी दिल्ली पैक्ट उसको नहीं बोलते, दिल्ली पैक्ट होता है गांधी समझौता, है ना। तो यहाँ साथ रखें वही उसको बोलते हैं पूना पैक्ट या गांधी अम्बेडकर समझौता, है ना। तो ऐसे ऐसे घटना हुआ था, है ना, ये सब। अच्छा, इसके पहले क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 31 को। तो ये सारी घटनाएं हुई थी इसके कार्यकाल में, वेलिंगटन का कार्यकाल में। एक क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है आपका लॉर्ड रीडिंग। एक ऑप्शन दिया हुआ आपका लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो है ना 1921 से लेकर के 1926 ईस्वी तक रहा था वायसराय, 21 से 26 तक। और 21 से 26 में बढ़िया बढ़िया घटना हुआ है। क्या क्या हुआ सुनिए। सबसे पहले तो 1922 में 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना हुआ था। चौरा चौरी कांड जो हुआ था, है ना, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में ये हुआ था 5 फरवरी 1922 के, जिसके चलते जो है असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। बढ़िया घटना है, इस बार बहुत बहुत पूछते रहता है। इसके अलावे 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था, बहुत भयंकर घटना है, केरल में हुआ था, है ना। और इसी 1921 ईस्वी में ही प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था, मतलब वेल्स का राजकुमार भारत आया था, ये याद रखिएगा। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ये बढ़िया क्वेश्चन याद रखिएगा यहाँ से, है ना। इसके मतलब कि कार्यकाल की घटना बता रहे हैं। और 1925 में भाकपा की स्थापना हुआ था, नॉट भाजपा, भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। MN राय की थी इसकी स्थापना, क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पर रखेंगे। तो ये लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में होने वाली सब घटनाएं थी। और एक ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था 1885 से लेकर 1884 से लेकर 1888 तक था, 1884 से 1888 तक। और इसके जीवन काल में जो बहुत भयंकर घटना हुआ था ये हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जिसकी स्थापना किए थे A.O. ह्यूम और पहला अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो याद रखेंगे ये सब क्वेश्चन, है ना। डफरिन के कार्यकाल में घटना और हुआ था जिसको बोलते हैं आंग्ल बर्मा युद्ध। आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था 1885 से लेकर के 1888 तक चला था। और ये था तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध, याद रखिएगा, तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध डफरिन के कार्यकाल में। अगर पूछेगा दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध तो 1852 में हुआ था। अगर बोलेगा पहला आंग्ल बर्मा युद्ध, बहुत फेमस क्वेश्चन है, पहला आंग्ल बर्मा युद्ध। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1824 से 26 में, 2 साल चला था। और 26 में हुआ था वो यांडबू की संधि। तो यही
यांडबू की संधि के तहत प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त किया था? 26 में हुआ था, 1826 में, है ना। सब क्वेश्चन ये सब पूछते रहता, कहीं ना कहीं बहुत जगह पूछा हुआ है ये, है ना। तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन बनते रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। इसमें हो गया क्वेश्चन नंबर 9 में है कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत पूछ रहा है क्या है। देखिए, जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं, मतलब कि जिससे रोशनी निकल रहा है, जैसे सूर्य हो गया, प्रकाश हो गया, है ना, इस सब से जो रोशनी निकलता है ना, तो वो निकलता है आपको नाभिकीय संलयन के कारण। इसलिए ना कि नाभिकीय संलयन की जो घटना होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम से होता है, जो मिलता है ना, हाइड्रोजन हीलियम मिलता जलता है, तो उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। और जहाँ पे रहेगा आपको परमाणु बम, तो परमाणु बम में होता है नाभिकीय विखंडन। तो ध्यान रखेंगे, परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन। और जितना भी सूर्य प्रकाश हो गया, सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, सॉरी चंद्र नहीं, सूर्य हो गया, कोई तारा हो गया, या कोई स्टार हो गया, स्टार हो गया, है ना, जिसको होता है सुपर नोवा, नोवा टाइप का, है ना, वो सब में जितना भी होता है सब क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन, ठीक ना। तो इस तरह से चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक, जिसको शॉर्टकट में FST भी कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक FST किया था, जौनपुर शहर की स्थापना याद रखेंगे अच्छे से। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक जो है ना, लगभग 300 नया नगर बनाया था, 300 नया नगर की स्थापना किया था, जिसमें से 4-5 को बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा हुआ है, याद रखिएगा। एक तो यही हो गया जौनपुर, है ना, एक है फिरोजपुर, जौनपुर हो गया, एक है फिरोजपुर, एगो है फिरोजाबाद, एगो है फिरोजाबाद, और एगो है जौनाबाद का कुछ है ना। और एक और जो है बहुत फेमस है हिसार, हरियाणा जो पड़ता है शहर हिसार, ये सब का सब बनाया है, यही बसाया है ना। और दिल्ली के एगो फिरोज शाह कोटला दुर्ग जो बनाया था, यही बनाया था, फिरोज शाह कोटला दुर्ग, ये फेस्टिवल बनाया था फिरोज शाह तुगलक। अगर हम बात करते हैं तुगलक के बारे में थोड़ा सा, तो FST के जो मतलब कार्यकाल था वो था 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक। इससे पहले इसका भाई था मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, कई सारे ऐसे नियम लाया जो असफल हो गया, है ना। और इसके चलते उलेमा वर्ग जो था, जिसको बोलते हैं अमीर वर्ग, MBT से बहुत परेशान था, तो उसको लेकर के लाया गया इसको, है ना। और FST जब आया ना, तो 24 कर को समाप्त कर दिया गया था, 24 गो टैक्स जो था उसको समाप्त कर दिया गया, और अपने कार्यकाल में मात्र 4 ही तरह के टैक्स लगा के रखा था ये, है ना, जजिया, जकात, खम्स और खराज, ये 4 तरह का टैक्स लगा के रखा था, है ना। और ये पहला ऐसा शासक था FST जो ब्राह्मण पर भी लगा दिया था जजिया का, है ना। तो ध्यान रखेंगे, आप रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये, बनते रहता है। ब्राह्मण पर लगा दिया था क्या, जजिया कर, है ना। आज रखेंगे इसके बारे में, ये 5 गो नया नहर बनवाया था अपने से, है ना। उस समय नहर का बड़ा प्रचलन था नहर बनवाने के, तो 5 गो नया नहर खुदवाया था, या बोल सकते हैं, या बनवाया था बोल सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद रखना, ये जो है ना 2-3 गो स्थापना किया था, जिसे बोलते हैं, एक बोलते हैं दीवान ए बंदगान, है ना, और एक होता है दीवान ए खैरात। तो दीवान ए खैरात जो था ना, वो था गरीबों के लिए अस्पताल, तो दीवान ए खैरात हो गया क्या, गरीबों के लिए अस्पताल, है ना। एक था दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान जो था, ये था बंदों को, मतलब कि दासों को देखभाल करने का संस्था था, है ना। और दीवान ए खैरात जो था ना, दीवान खैरात वो तो अस्पताल हो ही गया, है ना। दीवान खैरात अथी था, मुस्लिम लड़की और विधवा के हेल्प करने के लिए संस्था था ये दीवान खैरात, है ना। तो ऐसा रखेंगे, लगभग 15 को बनाया था ये अथी, जिसे मुस्लिम लोग पढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं, मुस्लिम लोग को मदरसा बोलते हैं, है ना, मदरसा 15 को लगभग मदरसा बनवाया था, ठीक ना। आज रखेंगे ये सब बात। अच्छा, ये MBT का चचेरा भाई था। FST के बारे में थोड़ा सा रखना है, ये चलाया था वो सिक्का, चांदी के सिक्का चलाया था, जिसको बोलते हैं आधा, और तांबा के भी सिक्का चलाया था, इसको बोलते हैं बिख। तो आधा और बिख चलाया था कौन, यही FST जो है, एक और सिक्का चलाया था अपने नाम से, जिसको बोलते हैं संसगनी सिक्का। तो संसगनी सिक्का कौन चलाया था, यही FST जो है ना, अशोक के 2 गो शिलालेख को ले आया था, अब कहाँ पे, दिल्ली में ले आया था। एक को बोलते हैं दिल्ली मेरठ अभिलेख, और एक को बोलते हैं दिल्ली टोपरा अभिलेख। तो
टोपरा से दिल्ली ले गया था और मेरठ से दिल्ली ले गया था, यही अकेले दोनों था। अशोक के शिलालेख था, है ना। तो ये सब बात यहाँ से याद रखना है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना। और ये अपने जीवनी के बारे में एक बुक भी लिखा है, फुतुहात ए फिरोज शाही। तो फुतुहात ए फिरोज शाही इसका खुद का लिखा हुआ बुक है, याद रखेंगे ये सब बात, ठीक ना। चलिए और अब बढ़ाते हैं आगे थोड़ा सा, कहाँ था तो फिर एक बात करते ही इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी तो खिलजी बस के सबसे प्रतापी शासक था। इसका नाम था क्या पता है? अली या गुरसास्प इसका नाम था ना। अली या गुरसास्प अपने चाचा को जो है मार गद्दी पर बैठ गया था ये। तो इसका तो बहुत पिक्चर भी बना हुआ है, रिलीज हुआ है तब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने बाजार नियंत्रण प्रथा के बारे में बहुत फेमस था। बाजार नियंत्रण बहुत कंट्रोल किया हुआ था, है ना। और इसका कहा जाता है कि यह पहली बार कोई राजा था जो अपने दरबार में मतलब कि सिपाही को परमानेंट रखा था सिपाही को। और सैनिक को वेतन भी देता था। याद रखिएगा, सैनिक को परमानेंट रखने वाला और सैनिक को वेतन देने वाला पहला शासक था ये, है ना। उसके साथ साथ ये घोड़ा को सिखाता था, घोड़ा दागना, सैनिक के हुलिया लिखना, ये सब इसका काम था। बाजार नियंत्रण में वो संस्था की स्थापना किया था जिसको बोलते हैं दीवान ए विजारत, है ना। दीवान ए विजारत हो गया, दीवान रसातल हो गया, है ना। ये सब की स्थापना किए थे अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो राजधानी था अलाउद्दीन खिलजी का, ये था कहाँ पे? सीरी में इसका राजधानी था। और इसका राज्याभिषेक जो हुआ था वो था लाल महल में। राज्याभिषेक हुआ था लाल महल में। और लाल महल जो था ना बलबन का था, बलबन बनवाया था ये लाल महल को। इसका राज्याभिषेक हुआ था वहाँ पे। इसका राजधानी कहाँ पे? सीरी में। तो बनवाया था ये क्या? 2-3 को निर्माण किया है। सिर का किला हो गया, 1000 खंभा महल हो गया, जमायत खाना मस्जिद हो गया, अलाई दरवाजा हो गया, ये सब बनवाया था कौन? यही अलाउद्दीन खिलजी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी बनवाया था। तो याद रखना है ये सब। और बाकी देखिए, बाकी इल्तुतमिश हो गया, अकबर हो गया। अकबर के बारे में बात करेंगे, बहुत सारा लंबा चल जाएगा। थोड़ा बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश जो है ना, इसके बाद आप कीजिएगा इल्तुतमिश के बारे में कि ये एगो संस्था था तुर्कान-ए-चिहलगानी। 40 लोगों की संस्था था जो देखभाल कर रहा था पूरे राज्यकाज को, जिसको बोलते तुर्कान-ए-चिहलगानी। तो उसके स्थापना शुरू किया था ये, है ना। याद रखेंगे अच्छे से। और इसके बारे में एक बात कहानी और है कि कुतुब मीनार को पूरा किया था। कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन ये पूरा किया था इल्तुतमिश। इसकी बेटी जो बहुत फेमस शासिका थी रजिया सुल्तान, इसकी बेटी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में कि कोयला किस प्रकार की चट्टान है? कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कौन? कोयला जो होता है वो होता है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान होता है कोयला, है ना। अवसादी चट्टान। देखो, चट्टान मूल रूप से 3 प्रकार के होता है। एक होता है अग्नि चट्टान, एक होता है अवसादी चट्टान, और एक होता है कायांतरित या उसी को बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। अग्नेय, अवसादी और कायांतरित या रूपांतरित, है ना। अब 3 ही प्रकार का कोयला होता है, तो उसमें से हम क्यों ना सॉरी क्या 3 कोयला नहीं, 3 प्रकार का होता है चट्टान, है ना। तो अब क्यों ना हम उसमें से 2 को याद कर ले कि कौन कौन होता है, तीसरा तो अपने आप आ जाएगा, है ना। तो 2 को याद करने के बाद है आपका ट्रिक। और बाकी जो उसमें नहीं रहेगा वो तीसरा रहेगा, है ना। तो देखिए, आइए इसका ट्रिक देखिए। देखो, एक है अग्नि चट्टान। अग्नि चट्टान जो है ना, उसका ट्रिक है साडा बेबी ग्रेट है। याद रखना इसे, है ना। ऐसे साडा बेबी ग्रेट है ना। साडा बेबी ग्रेट है, ऐसे क्या रखेंगे, ठीक ना। तो ये सांस में जाएगा, सांस में होगा साइनाइट। साइनाइट जो चट्टान है वो किसका है? अग्नि चट्टान है। रखेंगे ये किसका चट्टान है? अग्नि चट्टान है। साइनाइट। डा से होता है डायोराइट, डायोराइट, है ना। बी से होगा बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान। और बी से होता है बिटुमिनस। बिटुमिनस एक कोयला जो होता है, बिटुमिनस वो देखो, ये सब अग्नि चट्टान है। साइनाइट, डायोराइट, बेसाल्ट, बिटुमिनस। ग्रे से हो जाएगा ग्रेबो, ग्रेबो। और एक और होता है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। तो ये सब का सब जो है ना अग्नि चट्टान है, अग्नि चट्टान। याद रखेंगे अच्छे से, इसका सब क्या हो जाएगा? अग्नि चट्टान, है ना। याद रखेंगे साइनाइट, डायोराइट, बेसाल्ट, बिटुमिनस, ग्रेबो, ग्रेनाइट। एक होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसमें नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ग्रे से कभी मत करना ग्रेफाइट। ये है रूपांतरित चट्टान, ग्रेफाइट, है ना।
तो हो गया ये अग्नेय। अब इसी में से एक ट्रिक है इसका, ये नहीं मिलता है मार्कर भाई, इसी में से एक ट्रिक है, ये मार्कर खराब है, इसी में से एक ट्रिक देखिए है अवसादी का, है ना। अवसादी चट्टान जो होता है ना, इसमें रखना काली सेब जूस, इसमें रखिएगा ट्रिक काली सेब जूस, बस इतना रखना है तो ये हो जाएगा अवसादी का सब जितना भी है सब। देखो का से होगा कांग्लोमेरेट, का से हो जाएगा क्या कांग्लोमेरेट, बोले कौन सा चट्टान है ये, तो अवसादी चट्टान है। ली से हो जाएगा लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला जो होता है वो होता है कौन, अवसादी चट्टान। से हो जाएगा सेल, कहीं पे दिखेगा आपको सेल या दिख जाए आपको सेल खड़ी, ये दोनों क्या होता है अवसादी होता है। बा से हो जाएगा बलुआ पत्थर, बा से क्या हो जाएगा बलुआ पत्थर, ये क्या होता है अवसादी होता है। चू से हो जाएगा चूना पत्थर, है ना, और सा से हो जाएगा सपिंड, सपिंड, ये सब का सब क्या है अवसादी है। अब आपको पता चल गया कि कौन है अग्नेय और कौन है अवसादी, तो जो बाकी बचेगा वो क्या हो जाएगा कायांतित बचेगा, है ना। और आपको कायांतित जल्दी पूछता नहीं है, ये भी कन्फर्म है, वो कायांतित तक नहीं देखे पूछे हुए आप, तो या तो पूछेगा अग्नेय या तो पूछेगा अवसादी, यही दोनों में से जल्दी पूछता रहता है। तो इस तरह से आप रखना है, ठीक ना। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 में है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। प्रायद्वीपीय भारत समझते ना, प्रायद्वीप उसको कहते हैं जिसका 3 भाग समुद्र की पानी या जो बोलते हैं जल से घिरा हुआ हो, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। अब देखेंगे तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी भारत, वो कुछ ऐसे है, दक्षिणी भारत जो है कुछ त्रिभुजाकार है जिसको बोलते हैं। अच्छा कभी कोई सवाल भी पूछता है कि दक्षिण भारत का जो आकार कैसा है, तो आप देखिएगा अनियमित त्रिभुजाकार उसको बोलते हैं। दक्षिण भारत का जो आकार कैसे ऐसे होता है ना। आपको बताया जब पूरे क्षेत्र में पानी है तो इसको बोलते हैं क्या प्रायद्वीप, इसको बोलते हैं क्या प्रायद्वीप बोलते हैं, क्योंकि ये 3 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है ना। अब दक्षिण भारत में भी बोलता है यहाँ पे यहाँ पे बोलता है क्या था यहाँ पे, हाँ सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी जो होता है ना ये होता है अन्नाईमुडी, है ना, इसको बोलते हैं अन्नाईमुडी। ये है अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी है, या दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है कौन अन्नाईमुडी, अन्नामलाई, है ना। यही पूछ देगा सवाल कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, दूसरी, तो बोलना है दोदा बेटा, दोदा बेटा जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत के। और अगर सवाल रहेगा एक और ऑप्शन दिया हुआ है आपको क्या, हाँ कुद्रेमुख, देखो एक ऑप्शन दिया हुआ कुद्रेमुख, एक ऑप्शन दिया हुआ कलसुबाई। सह्याद्री जो है ना, जो पश्चिमी घाट होता है, पश्चिमी घाट को 2 भाग में बांट दिया गया, उत्तरी सह्याद्री दक्षिणी सह्याद्री। तो अगर सवाल रहेगा कि उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी, तो बोलना है कलसुबाई, और पूछेगा दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी, तो बोलना है कुद्रेमुख, और अपना कुद्रेमुख से दक्षिणी वाला, दक्षिणी सह्याद्री का कुद्रेमुख, उत्तरी का कलसुबाई होता सर्वोच्च चोटी, है ना। यहीं पे एक अगर सवाल रहेगा यहीं पे सवाल रहेगा क्या अमरकंटक, अमरकंटक जो पहाड़ी है उसका सर्वोच्च चोटी कौन है, तो उसका रखना है गुरु शिखर। अमरकंटक का सर्वोच्च चोटी कौन रहेगा गुरु शिखर। यहीं से आप एक बात याद रखना है आपको, यहाँ से ये सतपुड़ा, सतपुड़ा का सर्वोच्च चोटी कौन है, सर्वोच्च शिखर कौन है, तो याद रखिएगा धूपगढ़, पंचमढ़ी पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, ये सतपुड़ा के धूपगढ़, है ना। तो यहाँ से सब बात रखना है। अच्छा ये सवाल पूछता है कि सर्वभारत सर्वोच्च चोटी कौन है, तो माउंट एवरेस्ट, दुनिया जानता है। तो ये सब इस तरह से क्वेश्चन पूछता रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि लक्षद्वीप निर्मित है, मतलब लक्षद्वीप किससे बना हुआ है, किससे निर्मित है, तो लक्षद्वीप जो है ना वो निर्मित है प्रवाल भित्ति से, प्रवाल भित्ति से। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत सारा यहाँ बनता रहता है, प्रवाल भित्ति, प्रवाल, देखो प्रवाल क्या होता है ना, इससे आपको भी देखेंगे घोंघा को, है ना, सुनाइल को, तो घोंघा जो होता है ना, घोंघा के जैसा ही बहुत छोटा छोटा जीव होता है जिसको बोलते हैं प्रवाल, है ना। तो जब प्रवाल मर जाता है, ये समुद्र में पाया जाता है, समुद्री जीव है ये, तो जब प्रवाल मर जाता है ना, तो आप कभी देखे होंगे कोई नहर में, सॉरी नहर नहीं तो तालाब में बोलते हैं, तालाब में या महासागर, सागर तो नहीं देखे होंगे, तालाब का एग्जाम्पल देते हैं हम। तालाब में देखिएगा, तालाब में जितना भी कूड़ा करकट रहेगा, जो फालतू चीज रहेगा ना, वो एक कोने में जाके जमा हो जाएगा, एक कोने में जाके जो है धीरे धीरे सब जमा होता जाएगा। तो उसी तरह से समुद्र में जो है ना पाया जाता था क्या प्रवाल,
तो परवाल जो है धीरे धीरे मरते गया और एक कोने में जाकर धीरे धीरे कहीं पे जाके जहाँ उसको जगह मिला वहाँ पे जमा होता चल गया, है ना। और जमा होते गया तो कालांतर में जो है ना इस पर धीरे धीरे सड़क गया, तो यहाँ हल्का कुछ मिट्टी आ गया, और जब मिट्टी आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, पेड़ पौधे उग गए, पेड़ पौधे उग गए तो फिर थोड़ा सा मानव भी आ गया, कुछ जीव भी आ गया ना। तो ऐसे ऐसे जो है ना एक द्वीप बना, उसी द्वीप को बोलते हैं लक्षद्वीप। उसी द्वीप को बोलते हैं क्या, लक्षद्वीप बोलते हैं। तो लक्षद्वीप किससे बना हुआ है, प्रवाल से बना हुआ है, प्रवाल से बना हुआ है ये, है ना। अब बात करें थोड़ा लक्षद्वीप के बारे में, तो लक्षद्वीप का नाम पहले लक्षद्वीप नहीं था, है ना। देखो 1973 ईस्वी के पहले 3 गो द्वीप था, है ना। 1973 ईस्वी के पहले 3 गो द्वीप था। एक को बोलते हैं, सबसे ऊपर में था अमीनी द्वीप, उसके बीच में था लक्काद्वीप, और सबसे नीचे में मिनिकॉय। इस तरह से 3 गो द्वीप था, है ना। अमीनी द्वीप, लक्काद्वीप और मिनिकॉय। थोड़ा सा आपको मजा आएगा ऐसा सुन के। देखो सबसे ऊपर में था अमीनी द्वीप, बीच में था लक्काद्वीप, और सबसे नीचे में था मिनिकॉय, है ना। इसी तीनों को लक्काद्वीप का नाम हो गया अभी लक्षद्वीप। या तो ऐसा बोल सकते हैं कि 1973 ईस्वी में तीनों को मिलाकर के बना दिया गया लक्षद्वीप, जिसका राजधानी होता है कहाँ पे, कावारत्ती इसका राजधानी है। तो इस तीनों को मिलाकर 73 में कर दिया गया था लक्षद्वीप। क्लास 9 के ज्योग्राफी में पढ़ना था आपको 73 में, ठीक ना। अलग ये सब बात करते हैं लक्षद्वीप के बाद थोड़ा सा और। तो लक्षद्वीप में कुल मिला के 36 गो द्वीप है, 36 द्वीप है। उसमें साथ रखेंगे 11 पर ही मानव रहता है, बाकी सब पर मानव नहीं रहता है ना। अच्छा यहाँ से रखिएगा, अमीनी द्वीप उत्तर में है, उत्तरी भाग में है, और दक्षिणी भाग में है मिनिकॉय। और लक्काद्वीप या लक्षद्वीप जो है ना 9 डिग्री चैनल, यहाँ से गुजरता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है ना इस दोनों को अलग करता है, अमीनी द्वीप को और मिनिकॉय को। आज रखेंगे 9 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा, अमीनी द्वीप को और मिनिकॉय का। हमारी है कहाँ पे, लक्षद्वीप या लक्काद्वीप में है। यहीं पे है एक कन्नौर द्वीप, यहीं पे है कन्नौर द्वीप। आज रखेंगे उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नौर द्वीप, और इसके बीच में 11 डिग्री चैनल है, 11 डिग्री चैनल। तो याद रखना है 11 डिग्री कहाँ पे, कन्नौर और अमीनी द्वीप के बीच है ना, इस बात रखना है। यहाँ पे जो है ना बोला जाता है कि सबसे बड़ा द्वीप अरब सागर के भारत वाला जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो मिनिकॉय है। सबसे बड़ा द्वीप कौन है, मिनिकॉय है। आज रखेंगे। देखो पूरे क्षेत्र में केरल से लेकर के उधर क्षेत्र में बोला जाता है मलयालम भाषा, लेकिन मिनिकॉय एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा द्वीप है जिसमें बोला जाता है महल भाषा। महल भाषा का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। आप रखेंगे महल भाषा, है ना। और एक देलेही या देवेली करके होता है ना, ये देलेही या देवेली करके होता है, यहाँ की लिपि है, इसे हम लोग बोलते हैं देवनागरी लिपि, उसे यहाँ के लिपि है। सबसे बड़ा द्वीप भी कौन है, मिनिकॉय। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे 2 गो द्वीप है। एक का नाम है अगाती द्वीप, एक का नाम है अगाती द्वीप, और एक का नाम है लिपारी या पिपली द्वीप है ना। पिपली या कहीं कहीं पे आपको पिटली भी दिखेगा, है ना। इस दो का रखना है। अगाली द्वीप पर जो है ना, अगाली द्वीप जो है, अगाली द्वीप पर जो होता है हवाई अड्डा है, एकमात्र कहाँ पे, अगाली द्वीप पर। और पिपली या पिटली द्वीप पर जो है ना एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है ना। यहाँ पे क्या है, एक पक्षी अभ्यारण्य। तो दादा के दोनों द्वीप बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से रहता है, ठीक ना। आगे बढ़ा जाए। चलिए हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था। स्थानीय स्वशासन को लागू किया था लॉर्ड रिपन, है ना। लॉर्ड रिपन के बारे में बहुत सारा बात करना है, बहुत सारा सवाल बनता रहता है। लॉर्ड रिपन जो है ना, इसका कार्यकाल जो था 1980 से लेकर 1880 से लेकर के 84 तक रहा है। तो 1880 से 84 तक रहा है लॉर्ड रिपन का कार्यकाल। और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में बहुत सारा काम हुआ है। जैसे क्या क्या काम हुआ है, तो इससे तो पहले क्या क्या बोला, ये बोल देते हैं। इसको बोला जाता है स्थानीय स्वशासन के जनक, क्योंकि स्थानीय स्वशासन के शुरुआत किया था ये, है ना। इसको सज्जन रिपन कहा जाता है, इसको बोला जाता है सज्जन रिपन, है ना। आदर्श जगह, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया था। इसको बोला जाता है भारतीय समाज का उद्धारक, या बोलते हैं भारत का उद्धारक, है ना।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है इसको उपाधि दिया था भारतीय समाज के उद्धारक के आज रिपन के आधा का बढ़िया क्वेश्चन है। इसने अपने बारे में एक स्टेटमेंट दिया था, अपने बारे में बोला था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं, ये सब बात ये बोले हैं, है ना। और इसके कार्यकाल में बढ़िया बढ़िया बात भी हुआ। जैसे इसके पहले आया था लॉर्ड लिप्टन, है ना। लिप्टन जो है ना 1878 ईस्वी में लाया था एक बहुत भयंकर एक्ट जिसको बोलते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को इसने खत्म कर दिया था 1881 ईस्वी में। याद रखिएगा 1881 ईस्वी में लाया था इसने कारखाना अधिनियम। और इसी कारखाना अधिनियम के तहत जो है कारखाना अधिनियम के तहत जो है ना बच्चों को उसमें काम करने से मना ही था। जो गर्भवती महिलाएं हैं जब काम करने लग नहीं महिलाएं उसको काम वो नहीं करना था। इसे बढ़िया बढ़िया बात किया था। और इसी कार्यकाल में जो है पहली बार नियमित जनगणना हुआ था इसके कार्यकाल में। ठीक है, तो यहाँ से ये सब बात आप याद रख सकते हैं, नियमित जनगणना हुआ था, ठीक ना। चलिए इसके अलावा थोड़ा सा हम बात करते हैं इसके लिप्टन के बारे में। तो लिप्टन जो है 1876 से 1880 तक 4 वर्ष रहा था, 1876 से 1878 तक। और इसके कार्यकाल में ना बहुत भयंकर घटना हुआ था। 1878 ईस्वी में इसके कार्यकाल में दो लाया था एक्ट लाया गया था। एक का नाम था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और एक का था नाम इंडियन आर्म्ड एक्ट। तो यही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत जो है ना भारत में जितने भी हिंदी अखबार था, है ना, उसको गलत तरीके से मतलब व्याख्या करने के लिए उस पर उसको बैन कर दिया गया था, है ना। और ये लाया गया था, ध्यान रखिएगा, ये लाया गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट स्पेशली लाया गया था अमृत बाजार पत्रिका के लिए लाया गया था, जिसका संस्थापक जो शिशिर कुमार घोष करके कुछ था, है ना। लेकिन क्या हुआ ना, उसको पता चला कि सामने लाया गया इस तरह का कोई एक्ट, हाँ, जो हिंदी अखबार पर हिंदी अथी समाचार पत्र पर जो है अथी रेड मारेगा, छापा मारेगा। तो क्या किया, रात रात बदल लिया, अपना ट्रांसफर कर लिया, मतलब हिंदी से अंग्रेजी हो गया, है ना। और इसके सवाल पूछता है कि इन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था। तो ये पड़ा था सोम प्रकाश पर। सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर के पत्रिका था, उस पर पड़ा था, है ना। तो आप देखिएगा सोम प्रकाश पर सबसे अधिक पड़ा था, लाया गया था किसके लिए, अमृत बाजार पत्रिका पर था। और एक वो इंग्लिश मीडियम का समाचार पत्र था जिसको बोलते हैं पायनियर। तो पायनियर जो है ना वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। तीनों सवाल बना हुआ है, लाया गया था अमृत बाजार के लिए, सबसे अधिक प्रभावित हुआ सोम प्रकाश, और समर्थन सपोर्ट कौन किया था, पायनियर। याद रखेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना। और यही 1878 में ही लाया गया था इंडियन आर्म्ड एक्ट, जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना लाइसेंस के मतलब किसी बंदूक रखना मना किया गया था। तो बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है। लिटन के कार्यकाल में ही 1877 ईस्वी में जो है ना इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया आई थी। तो यहाँ पे लगा था क्या, दिल्ली दरबार। तो एक तो लगा है कब, 1911 में दिल्ली दरबार, और एक यहाँ भी लगा 1877 में दिल्ली दरबार लगा था जिसमें महारानी विक्टोरिया आई थी। और इसी समय 1877 में ही दिया गया था महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद के उपाधि दिया गया था। आप रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। पता है इसी समय 76 के आसपास, 76 में 1876 में पूरे भारत में भयंकर अकाल पड़ा था। पूरे भारत में भयंकर अकाल पड़ा था, पानी पीने तक के लिए नहीं था, पानी इतना कमी हो गया था, है ना। और इसी समय जो है जब महारानी विक्टोरिया आने वाली थी या आई थी, तो उस समय ट्रैक्टर से या गाड़ियों से जो है ना सड़क को धोया जा रहा था, सड़क को धो रहा था ताकि धूल नहीं उड़े, है ना। और जब पानी का सहयोग पीने के लिए इतना किल्लत था, कोई पानी से आदमी सड़क को धोएगा, तो उसके चलते बहुत सारा विद्रोह हुआ था, बगावत हुआ था विक्टोरिया का। तो ये सब घटनाएं हुई थी लिटन के कार्यकाल में, है ना। एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका, कौन सा दिया हुआ है, हाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है रिपन, तो बोल ही चुके, लिटन करी चुके, करजन 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था करजन का। और इसके कार्यकाल में बहुत भयंकर भयंकर घटना हुआ। सबसे अधिक इसके कार्यकाल में ना आयोग बना, जिसे बोलते थे 4 आयोग, जिसे बोलता है, एक होता है अकाल आयोग, एक बना था सिपाही या पुलिस आयोग, एक बना था विश्वविद्यालय आयोग, है ना। तो ऐसे ऐसे आयोग का स्थापना, एक सिंचाई आयोग बना था, है ना। कभी कभी पूछता है इसका अध्यक्ष कौन था, मतलब जो आयोग बना इसका अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ से सवाल ये भी याद रखना है कि इसका अध्यक्ष कौन थे। जैसे हम बोलते हैं सिंचाई आयोग, है ना, सिंचाई आयोग के अध्यक्ष थे मॉनक्रीफ। सिंचाई आयोग के अध्यक्ष मॉनक्रीफ। एक था अकाल आयोग, अकाल आयोग के अध्यक्ष था मैकडोनाल्ड, है ना। एक था
पुलिस आयोग, इसका अध्यक्ष था एंड्रयू फ्रेजर, है ना। एक था विश्वविद्यालय आयोग, इसका अध्यक्ष था टॉम्स रैले रैले करके कुछ था, है ना। तो अध्यक्ष का इसी के कार्यकाल में 1940 ईस्वी में जो है ना भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ था। एक सवाल यहाँ से ये बनता है कि विश्वविद्यालय आयोग कब लाया गया था? 1902 में लाया गया था। पुलिस आयोग कब लाया था? 1902 में लाया गया था। सिंचाई आयोग 1901 में, अकाल आयोग 1901 में, है ना। तो ऐसा याद रखना है। और सबसे अधिक जो है ना रेल लाइन का विस्तार किया गया था इसके कार्यकाल में, कर्जन के कार्यकाल में, है ना। कर्जन के कार्यकाल में जो सबसे भयंकर घटना हम बोल सकते हैं वो हुआ था ये कि बंग भंग आंदोलन हुआ था। मतलब कि बंगाल को भंग मतलब तोड़ने का आंदोलन, मतलब घटना हुआ था। बंगाल को विभाजित किया गया, तो इसको बोल सकते हैं बंगाल विभाजन, है ना। बंगाल जब विभाजन किया गया ना तो उसी में हुआ था स्वदेशी आंदोलन, उसी समय हुआ था। और बंगाल विभाजन जब किया गया था तो जो पूर्वी बंगाल था उसका राजधानी रखा गया था ढाका, और जो पश्चिमी बंगाल था उसका राजधानी था कलकत्ता। तो ऐसे ऐसे घटना हुआ कर्जन के कार्यकाल में, है ना। कर्जन एक बात बोला है कांग्रेस के लिए, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उस समय बोला था कर्जन कि कांग्रेस जो है ना लड़खड़ाती जा रही है और इसका पतन को हम शांतिपूर्वक देखना चाहते हैं। ऐसे बात कर था ये ना कर्जन। और एक डाफरिन का कार्यकाल के सबसे बड़ा घटना जो हुआ है वही हुआ है आईएनसी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एओ के द्वारा। तो इसको यहाँ तक करते हैं और अब बात बढ़ाते हैं आगे, थोड़ा सा और करते हैं, है ना। 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि ऑपरेशन माई सहेली निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखो ऑपरेशन माई सहेली जो शुरू किया गया था ये किया गया था रेलवे के द्वारा। अब कुछ करंट अफेयर्स में बहुत सारा करंट अफेयर क्वेश्चन दे, तो करंट अफेयर को तो करा नहीं है। करंट अफेयर जो अभी के वर्तमान का रहेगा उसको करेंगे, बाकी तो जरूरत है नहीं। करंट अफेयर को लिए आप पढ़िए दूसरा बुक से। ऑपरेशन माई सहेली शुरू किया गया था भारतीय रेलवे द्वारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया है? परिवेश शुरू किया था ये कौन? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये शुरू किया था परिवेश पोर्टल। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत की प्रथम किसान रेल 7 अगस्त 2020 को किसके बीच चलाया गया था? 7 अगस्त 2020 को। ये जब चला था तो बहुत फेमस उस समय हुआ था, बहुत सारा एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन। देवलाली से दानापुर चला था ये पहला बार, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि प्रसिद्ध ओणम त्यौहार किस राज्य का है? ओणम केरल का बहुत फेमस त्यौहार है, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि किसे कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है? तो कबड्डी का द्रोणाचार्य मिला था कृष्ण कुमार हुड्डा को। कृष्ण कुमार हुड्डा जो थे इसको मिला था 2020 में। तो देखो 2020 का करंट अफेयर इसको नहीं देखना है आपको, उतना आप नहीं पूछने वाला है ये सब। अब जो करंट अफेयर पूछेगा 2024 का पूछेगा, 25 का पूछेगा, है ना। बहुत मुश्किल से कुछ 23 का भी पूछ सकता है ना। कि हालांकि 25 में दरोगा की वैकेंसी है तो 24 का पूछेगा, 25 का पूछेगा और क्या पूछेगा। करंट अफेयर साल भर 1.5 साल के लिए बहुत है। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि मई 2020 में निम्नलिखित में से कौन नाबार्ड, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं? तो नाबार्ड का चेयरमैन जो बना था 1920 में वो था GR चिंताला। GR चिंताला को बनाया गया था इसका अध्यक्ष, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक है ना। देखो अमरकंटक से 3 नदी निकलती है ना। बोलेगा अमरकंटक से उत्तर में निकलता है सोन नदी, और दक्षिण में निकलता है महानदी, और पश्चिम में निकलता है नर्मदा नदी। तो तीनों निकलता है, उत्तर में सोन, दक्षिण में महानदी और पश्चिम में नर्मदा नदी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ नर्मदा का, तो हो जाएगा ऑप्शन क्या? नर्मदा। अगर ऑप्शन दिया हुआ कोसी एगो, तो कोसी कहाँ से निकलता है? कोसी निकलता है नेपाल के गोसाईनाथ पहाड़ी से निकलता है कोसी। अध्यक्ष जगह कोसी जब निकलता है ना गोसाईनाथ से, तो वहाँ पे उसका 7 धारा होता है। इसका धारा होता है 7 धारा, है ना। उसमें जब पूछेगा सबसे प्रमुख धारा कौन है, तो सबसे प्रमुख धारा जो है वो है, उसका नाम है अरुण। याद रखिएगा, है ना। कोसी हो गया। सिंधु निकलता है राकसताल एगो जगह है ना। मानसरोवर का राकसताल के का एक सरोवर है, उसके बोखरचू हिमनद से निकलता है ये। याद रखिएगा बोखरचू, उससे निकलता है कौन? सिंधु, है ना। सिंधु भारत में सबसे लंबा नदी है। याद रखिएगा 2880 के आसपास किलोमीटर लंबा है ये, लेकिन भारत में मात्र 1100 किलोमीटर बहता है, 1180 किलोमीटर ही बहता है।
1114 किलोमीटर बहता है भारत में, तो इतना लंबाई ही भारत में है। बाकी सब चल जाता है, फिर वहाँ से निकलता है, कुछ आता है नेपाल में, सॉरी कुछ तिब्बत में बहता है, फिर भारत में बहता है, कुछ चल जाता है पाकिस्तान में, फिर है ना। इसमें कथी है 1920 ईस्वी में जो है ना, नहीं 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। उसके तहत जो है ना सिंधु नदी का 20% पानी भारत यूज करता है और 80% करता है पाकिस्तान। ऐसा कहा जाता है ना कि पाकिस्तान को अगर सिंधु पर हम लोग मतलब भारत के लोग एक बांध बना दें ना, तो पाकिस्तान पूरा तबाह हो जाएगा, क्योंकि तो पानी का मेन स्रोत जो है सिंधु सिंधु नदी का पानी ही है ना। और एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका, हाँ गंगा। गंगा का तो बहुत बारे में बात करना है। गंगा देखो गंगा क्या होता है, गंगा जो है मुख्य रूप से दो नदियों का संगम है, दो नदी मिलता है तो बनता है गंगा, एक है अलकनंदा और एक है भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी मिलता, जहाँ पे मिलता है उसको बोलते हैं देवप्रयाग, और वहीं देवप्रयाग से मूल से शुरू होता है गंगा, है ना। उससे पहले गंगा का जो मूल है वो है कौन, भागीरथी नदी। भागीरथी जो निकलता है वो निकलता है कहाँ पे, गोमुख हिमालय से, जो उसको बोलते हैं गंगोत्री हिमानी या गोमुख हिमानी, गोखुर बोलते हैं, वहाँ से निकलता है भागीरथी, है ना। तो भागीरथी निकलते रहता है, उत्तराखंड में आता है और आता है मिलता है यहाँ से, है ना। तो भागीरथी में एक नदी और आके मिलता है सिया गंगा, है ना। भागीरथी में निकल के आता है और झारखंड में एक जगह है झाला, झाला के निकट जो झाला में ही आके मिलता है सिया गंगा भागीरथी में, है ना। और ये फिर भागीरथी आगे बढ़ते रहता है, आगे बढ़ते रहता है, तो थोड़ा सा आगे आके मिलता है एगो, है ना, जहाँ पे बना हुआ टिहरी बांध, जो भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, टिहरी बांध, है ना। उसके आगे थोड़ा सा आगे बढ़ के मिलता है अलकनंदा, तो बनता है गंगा। गंगा के बारे में बात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि पौधे में जाइलम का कार्य क्या है ना। पौधे में जाइलम का कार्य क्या है। देखो जाइलम तो मूल रूप से क्या करता है, जल का परिवहन करता है। जाइलम का परिवहन करेगा, जल का परिवहन करेगा जाइलम, और खनिज लवण हो गया, पोषणीय पदार्थ हो गया, भोजन हो गया, उसका परिवहन करेगा फ्लोएम, है ना। तो पौधे में मुख्य रूप से जो जटिल उत्तक है, पौधा का जो जटिल उत्तक होता है ना, उसका जटिल उत्तक में से आता है यही दोनों, जाइलम और फ्लोएम, है ना। तो सब ये तो सवाल बहुत पुराना हो गया, बहुत ईजी हो गया। थोड़ा सवाल अगर हार्ड करता तो ये पूछता कि जाइलम में कौन कौन सा कोशिका होता है, या पूछता ऐसे कि जाइलम किस किस कोशिकाओं से बना होता है ना। और फ्लोएम किस किस कोशिकाओं से बना होता है। तो इसमें दोनों में मूल रूप से 4 कोशिका होता है, 4 कोशिकाओं से मिलकर बनता है जाइलम और फ्लोएम, है ना। कौन कौन है आज रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, आगे बन सकता है और बना हुआ है क्वेश्चन सीजीएल वगैरह में। देखो जाइलम में होता है 4 कोशिका मूल रूप से, है ना। एक होता है वाहिका, एक होता है वाहिनिका, एक जाइलम मृदुतक, मृदुतक को अंग्रेजी में पैरेन्काइमा बोलते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा या जाइलम मृदुतक, है ना। और एक होता है जाइलम तंतु, जाइलम तंतु रहे, जाइलम रेशा, जाइलम फाइबर रहे, तीनों का एक ही नाम है, मतलब एक ही का 3 नाम है, जाइलम तंतु, जाइलम फाइबर, जाइलम रेशा, एक ही बात है ना। तो क्या क्या जाइलम में 4 कोशिका, वाहिका, वाहिनिका, है ना। जहाँ पे वाहिनिका नहीं रहेगा ना, वहाँ पे लिखल रहेगा उसका अंग्रेजी ट्राइकिड्स लिखल रहेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। और इस तरह से जब वाहिका वाहिनिका, जाइलम तंतु, जाइलम पैरेन्काइमा, 4 कोशिका हो गया जाइलम का। और फ्लोएम में भी 4 कोशिका होता है, क्योंकि मतलब देखिए इसमें होता है एक चालनी नलिका, एक होता है सह कोशिका जिसको कंबाइनियम बोलते हैं, है ना, कंपाइनियम बोलते हैं। और एक होता है फ्लोएम मृदुतक, और होता है फ्लोएम रेशा या तंतु। तो इस प्रकार से 4 कोशिका से मिलकर बना होता है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है ना, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है। जियोलाइट किसको बोलते हैं, ये होता है ना अल्युमिनियम सल्फेट जो होता है उसको बोलते हैं जियोलाइट। अल्युमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 इसको बोलते हैं जियोलाइट, है ना। इसका मूल रूप से जो प्रयोग होता है जियोलाइट का ना, है ना, उसका प्रयोग होता है दूषित जो पानी होता है उसको शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, रखिएगा। अच्छा इसी में से होता है पोटेशियम अल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 इंटू 24H2O जो होता है, इसको बोलते हैं पोटेशियम अल्युमिनियम सल्फेट। इसी का एक और नाम है पोटास एलम, इसी को फिटकिरी भी कहते हैं। तो ये सब रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। और इसका प्रयोग होता है किसमें, इसका प्रयोग होता है कीटनाशक में, इसका प्रयोग होता है प्रतिरोधी में, मतलब कि ब्लड को स्टॉप करने के लिए इसका प्रयोग होता है। और जल शोधन में भी इसका प्रयोग होता है पोटास एलम, है ना। तो इस सब इसका प्रयोग सूत्र और नाम क्या क्या है, बढ़िया रखना है। एक क्वेश्चन है प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है। तो लिंगराज मंदिर जो है ना वो है आपका उड़ीसा में लिंगराज मंदिर कहाँ पे, उड़ीसा में है, है ना। हाँ
अब बोध गया मंदिर तो बिहार में है, केरल में वो सबरीमाला मंदिर जो बहुत फेमस में था वो वहाँ पे है। बाकी वो आपको महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है, वही खजुराहो बोल रहे हैं, ये अजंता अजंता गुफा है ना, अजंता हो गया, एलोरा हो गया, ये सब। और क्वेश्चन नंबर 25 में है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है फ्रांस के पेरिस शहर में है ना, यूनेस्को, है ना। अगर हम बात करें थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में, हाँ, तो ये हम करेंगे। देखो यूनेस्को कभी पढ़े होंगे आप कि कोई नदी हो गया, कोई प्राकृतिक स्थल हो गया, कोई ऐतिहासिक स्थल हो गया, उसको जो है ना यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब ये होता है ना कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना सरकारी क्षेत्र या गैर सरकारी क्षेत्र, या बोल सकते हैं कि प्राचीन क्षेत्र, या बोल सकते हैं कि कोई ऐसा जगह है ना जो विरासत के रूप में रहता है किसी देश में, उसको जो है ना यूनेस्को अपने अंदर ले आता है, उसका डेवलपमेंट उसका 50% अपने से करता है ना। यूनेस्को है ना, UNESCO, यही होता है यूनेस्को, है ना। यूनेस्को का फुल फॉर्म जानिएगा तो इसका फिर मीनिंग अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। अगर इसका बोले तो स्थापना हुआ था 16 नवंबर को, 16 नवंबर 1945 ईस्वी का स्थापना हुआ था इसका, है ना। राजधानी सॉरी इसका मुख्यालय कहाँ जाएगा, पेरिस फ्रांस में। देखो यूएन तो वही हो गया, यूएन और यूनाइटेड नेशन वाला, यूनाइटेड नेशन वाला हो गया। इस रखना एजुकेशन, इस रखना क्या, एजुकेशन। ये सब रखना साइंस, साइंस या साइंटिफिकल। और सी से रखना कल्चरल, कल्चरल CULT कल्चर, और से ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिकल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है ना। मतलब कि ये मतलब क्या, शैक्षणिक, है ना, शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संस्था है ये, है ना। मतलब कि इस सबसे संबंधित रहेगा कोई भी संस्था तो उसको अपने मिलेगा और उसका डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन था बंदरगाह का, उसमें 1 से 25 तक हुआ है ना, 1 से 25 तक। इतना ही करेंगे क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाता है ना, तो आगे नहीं करेंगे। इसको करेंगे पार्ट 1 कर देंगे इसको। पार्ट 2 में रहेगा 25 से लेकर के, मतलब 26 से लेकर के 50 तक। पार्ट 3 में रहेगा 51 से लेकर 50 तक। तो इस तरह से 4 पार्ट बनाएंगे, बहुत लंबा लंबा जाएगा, लगभग 1 सवा घंटा का हो गया है ये सेशन, है ना। तो ऐसे रहेगा, बहुत लंबा बनाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो 1 1 घंटा का सेशन रहेगा, है ना, इस तरह से। थैंक यू।